पहला, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r* से r* में है, एकीकृत तथा आच्छादक है, जहाँ r* सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r* को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत r* ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि जब फलन r* से r* में है तो यहाँ पर ये एकीकृत तथा आच्छादक है, और यहाँ पर r* शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और यहाँ पर शून्येतर का मतलब है शून्य के अलावा, मतलब जब हम वास्तविक संख्याओं में से शून्य को घटाएंगे तो जो समुच्चय हमें प्राप्त होगा वो शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। तब हमें बताना है कि यहाँ पर ये फलन एकीकृत तथा आच्छादक है। और इसमें दूसरा है कि जब हम इस प्रांत को r* न रख कर n रखेंगे तब भी ये फलन क्या एकीकृत तथा आच्छादक होगा, इसे भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये फलन r* से r* में एकीकृत तथा आच्छादक है या फिर नहीं। तो हम लिखेंगे पहला, f(x) बराबर 1/x, जहाँ f r* से r* में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकीकी है या फिर नहीं। तो एकीकी होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर f(x1) बराबर है f(x2) के। तो यहाँ पर f(x) बराबर है 1/x, तो f(x1) बराबर हो जाएगा 1/x1 बराबर f(x2) हो जाएगा 1/x2। तो यहाँ पर हम इसका इस तरफ गुणा करेंगे और इसका इस तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x2 बराबर x1, और यहाँ पर x2 बराबर x1 है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं x1 बराबर x2। तो यहाँ पर हमने x1 बराबर x2 सिद्ध कर दिया, जिसका मतलब है कि यहाँ पर ये फलन एकीकी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकीकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आच्छादक है या फिर नहीं। तो आच्छादक होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर f(x) है। तो यहाँ पर y बराबर f(x) बराबर 1/x है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/x, यहाँ पर y बराबर है और हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना रहता है। तो उसके लिए हम x को इस तरफ और y को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 1/y। तो यहाँ पर x का मान r* से आएगा और y का मान भी r* से आएगा, जहाँ पर r* शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ पर शून्येतर वास्तविक संख्याओं का मतलब है कि शून्य के अलावा, मतलब शून्य के छोड़कर जो भी वास्तविक संख्या हैं वो सभी r* में उपस्थित है। तो अगर हम y की जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर 1/2 प्रांत में मतलब r* में उपस्थित होगा। तो यहाँ पर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो अब हम इसका दूसरा भाग हल करते हैं, जहाँ पर प्रांत r* न रहकर n होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा, f(x) बराबर 1/x, जहाँ f n से r* में है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकीकी है या फिर नहीं। तो एकीकी होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर x1 बराबर x2 है, तभी ये फलन एकीकी होगा। तो यहाँ पर f(x1) का मान आ जाएगा 1/x1 बराबर f(x2) का मान 1/x2। तो यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ। तो यहाँ पर x2 बराबर x1 और यहाँ पर x2 बराबर x1 है, तो हम इसे इस तरफ भी लिख सकते हैं x1 बराबर x2। यहाँ पर हमने x1 बराबर x2 सिद्ध कर दिया, जिसका मतलब है कि फलन एकीकी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकीकी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर f(x) है। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ f(x) है 1/x, यहाँ पर y बराबर है और हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम x को इस तरफ और y को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 1/y। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं। तो यहाँ पर x का मान प्राकृतिक संख्या में से आएगा और y का मान शून्येतर वास्तविक संख्या में से आएगा। तो अगर हम y की जगह में कोई भी वास्तविक संख्या रखते हैं जैसे 2, तो यहाँ पर इसका मान है 1/2, और यहाँ पर 1/2 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में उपस्थित नहीं रहता, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो अब हम उदाहरण लिखते हैं। तो यहाँ पर y बराबर 5 है, जो कि r* का अवयव है। तो हम y की जगह में 5 रखेंगे तो यहाँ पर x समान आ जाएगा 1/5, जो कि
प्राकृतिक संख्याओं का अवयव नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि एफ एक्स जहाँ पर एफ आर स्टार से आर स्टार में है एकेकी तथा आच्छादक है, और जब हम आर स्टार की जगह में एन रखते हैं तो यहाँ पर फलन एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित फलनों की एकेकी, इंजेक्टिव तथा आच्छादक सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। पहला, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ एन से एन में है। तो हमें इसमें देखना है कि यहाँ पर ये एकेकी तथा आच्छादक है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जहाँ एफ एन से एन में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकेकी है या फिर नहीं। तो एकेकी होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर है एक्स का वर्ग, तो एफ एक्स वन बराबर आ जाएगा एक्स वन का वर्ग बराबर यहाँ पर एफ एक्स टू आ जाएगा एक्स टू का वर्ग। तो यहाँ पर फिर हम इससे इसे काटेंगे, और हम वर्ग को काटते हैं तो यहाँ पर सामने में धन ऋण लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या हैं और प्राकृतिक संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होते, इसलिए हम इसके सामने में धन ऋण नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। तो यहाँ पर हमने एक्स वन बराबर एक्स टू ज्ञात कर लिया, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एकेकी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकेकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आच्छादक है फिर नहीं। तो आच्छादक होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर एफ एक्स है। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर एफ एक्स है एक्स का वर्ग, यहाँ पर y बराबर है लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, इसीलिए हम वर्ग को इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी y बराबर x, और यहाँ पर करनी y बराबर x है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं x बराबर करनी y। तो यहाँ पर x का मान प्राकृतिक संख्या में से आएगा और y का मान भी प्राकृतिक संख्या में से आएगा। तो जब हम y की जगह में कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे जैसे 5, तो पर हमने y की जगह में 5 रखा जो कि प्राकृतिक संख्या में है, लेकिन यहाँ पर x का मान आ गया करनी 5 जो कि प्राकृतिक संख्या में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। और यहाँ पर ये आच्छादक नहीं है तो उसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं। तो जब हम y की जगह में 5 रखते हैं जो कि प्राकृतिक संख्या का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा करनी 5 जो कि प्राकृतिक संख्या का अवयव नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर पहला एकेकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। दूसरा, एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग द्वारा प्रदत्त फलन एफ जेड से जेड में है। तो हमें इसे बताना है कि यहाँ पर ये एकेकी तथा आच्छादक है या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा, एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग जहाँ एफ जेड से जेड में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकेकी है या फिर नहीं। तो एकेकी होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर है एक्स का वर्ग, तो यहाँ पर एफ एक्स वन बराबर हो जाएगा एक्स वन का वर्ग बराबर एफ एक्स टू हो जाएगा एक्स टू का वर्ग। फिर इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर हमने वर्ग को काटा है तो एक्स वन बराबर आ जाएगा धन ऋण एक्स टू, क्योंकि यहाँ पर जेड पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या धन भी होता है और ऋण भी होता है, इसलिए हम यहाँ पर धन ऋण लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स वन बराबर एक्स टू न आकर एक्स वन बराबर धन ऋण एक्स टू आया है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एकेकी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकेकी नहीं है। तो यहाँ पर फलन एकेकी नहीं है तो उसके लिए हम उदाहरण देंगे, लेकिन उदाहरण देने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एकेकी क्यों नहीं है। तो यहाँ पर यह पूर्णांक संख्या है और ये भी है पूर्णांक संख्या है जो कि ऋण से लेकर धन तक रहता है। और यहाँ पर जेड से जेड में एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग है। तो यहाँ पर 0 का वर्ग भी 0 ही होता है, लेकिन ऋण 1 का वर्ग 1 होता है और 1 का वर्ग भी 1 होता है। तो यहाँ पर 1 के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन एकेकी नहीं है। तो हम उदाहरण लिखते हैं। तो x1 बराबर 1 और x2 बराबर ऋण 1। तो यहाँ पर एफ एक्स वन बराबर हो जाएगा एफ 1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग बराबर 1। इसी तरह से यहाँ पर एफ एक्स टू बराबर आ जाएगा एफ ऋण 1 बराबर ऋण 1 का वर्ग बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, लेकिन यहाँ पर एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं है। तो यहाँ पर इनका मान तो बराबर आया है, लेकिन यहाँ पर एक्स वन और एक्स टू मान बराबर नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर एफ एक्स है। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर एफ एक्स है एक्स का वर्ग
तो यहाँ पर ये y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण करनी y बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा धन ऋण करनी y। तो y का मान भी z से ही आएगा और x का मान भी z से ही आएगा। तो हम यहाँ पर y का मान रखते हैं जैसे 3। तो यहाँ पर x का मान आ गया धन ऋण करनी 3, मतलब यहाँ पर x का मान आ गया है धन करनी 3 और ऋण करनी 3, और करनी 3 z में उपस्थित नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर आच्छादक नहीं है, तो उसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। तो जब हम y की जगह में 5 रखेंगे जो कि z का अवयव है, मतलब हम यहाँ पर 5 रखेंगे, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा धन ऋण करनी 5 जो कि z का अवयव नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तीसरा f(x बराबर x स्क्वायर) द्वारा प्रदत्त फलन f R से R में है। तो हम इसमें ये एक ही तथा आच्छादक है फिर नहीं उसे ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरा f(x बराबर x स्क्वायर) जहाँ पर f R से R में है। तो हम देखते हैं कि एक ही है फिर नहीं, तो एक ही होने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है। तो यहाँ पर fx बराबर है x का वर्ग, तो fx1 हो जाएगा x1 का वर्ग बराबर fx2 हो जाएगा x2 का वर्ग। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो जब हम वर्ग को काटते हैं तो यहाँ पर आ जाता है x1 बराबर धन ऋण x2, और यहाँ पर हम धन ऋण लिख सकते हैं कि यहाँ पर फलन R से R में है, मतलब R है वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या धन ऋण दोनों होती है। तो यहाँ पर हम धन ऋण लिखेंगे। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 ना आकर x1 बराबर धन ऋण x2 आया है, जिसका मतलब है कि फलन एक ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक ही नहीं है। तो यहाँ पर यह समुच्चय R और ये भी समुच्चय R, और वास्तविक संख्याओं का मान दशमलव में भी रहता है, लेकिन हमने यहाँ पर उसे नहीं लिखा है। और यहाँ पर फलन R से R में है, और यहाँ पर fx बराबर है x का वर्ग। तो यहाँ पर 0 का वर्ग भी 0 ही होता है, लेकिन ऋण 1 का वर्ग भी 1 होता है और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर एक ही मान के लिए दो प्रतिबिंब विद्यमान है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एक ही नहीं है। तो यहाँ पर फलन एक ही नहीं है, तो हम उदाहरण देते हैं। तो जब x1 का मान 1 और x2 का मान ऋण 1 होगा, तो यहाँ पर fx1 बराबर आ जाएगा f1 बराबर 1 का वर्ग बराबर 1। इसी तरह से यहाँ पर fx2 बराबर आ जाएगा f ऋण 1 बराबर ऋण 1 का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है, लेकिन यहाँ पर x1 बराबर x2 नहीं है, और यहाँ पर x1 बराबर x2 नहीं, इसलिए यहाँ पर फलन एक ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये आच्छादक है फिर नहीं। तो आच्छादक होने के लिए हम मान लेते हैं कि y बराबर fx है। तो यहाँ पर y बराबर fx है x का वर्ग। तो यहाँ पर y बराबर है, लेकिन हम इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण करनी y बराबर x। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा धन ऋण करनी y। तो यहाँ पर y का मान भी R से आएगा और x का मान भी R से ही आएगा। तो यहाँ पर करनी y का तो मान निकल सकता है, लेकिन करनी के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या रहता है तो उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सहप्रांत के किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर ये आच्छादक नहीं है, तो हम उदाहरण लिखते हैं। तो जब हम y की जगह में ऋण 5 रखते हैं जो कि r का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाता है धन ऋण करनी ऋण 5 जो कि r का अवयव नहीं है। इसका मतलब है कि फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर ये फलन न तो एक ही है और न ही आच्छादक है। चौथा fx बराबर x3 द्वारा प्रदत्त फलन f n से n में है। तो हमें इसमें ये एक ही तथा आच्छादक है या फिर नहीं उसे ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चौथा fx बराबर x3 जहाँ f n से n में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ही है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है। तो यहाँ पर fx बराबर है x3, fx1 हो जाएगा x1 की घात 3 बराबर fx2 हो जाएगा x2 की घात 3। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर x2, क्योंकि जब घात विषम रहता है और हम उसे काटते हैं तो हम सामने में धन ऋण का चिन्ह नहीं लगाते, लेकिन अगर घात सम रहता है तो हम सामने में
धन ऋण का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया है, अतः फलन एकाकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आच्छादक है या फिर नहीं, तो हम मान लेते हैं कि y बराबर fx है। तो यहाँ पर y बराबर fx का मान है x की घात 3। यहाँ पर y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम घात 3 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 1/3 बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा y की घात 1/3। तो यहाँ पर x का मान भी प्राकृतिक संख्या में से आएगा और y का मान भी प्राकृतिक संख्या में से आएगा। तो y की जगह हम कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे, जैसे 3। तो यहाँ पर 3 की घात 1/3 का मान दशमलव में प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पर x का मान दशमलव में हमें मिलेगा, जो कि प्राकृतिक संख्या में उपस्थित नहीं रहता। तो यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर ये आच्छादक नहीं है। तो हम एक उदाहरण लिखते हैं। तो जब y का मान 5 होगा, जो कि प्राकृतिक संख्याओं का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 5 की घात 1/3, जो कि प्राकृतिक संख्याओं का अवयव नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। पाँचवा, fx बराबर x की घात 3 द्वारा प्रदत्त फलन f z से z में है। तो हमें इसमें ये एकाकी तथा आच्छादक है फिर नहीं, उसे ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाँचवा, fx बराबर x की घात 3, जहाँ f z से z में है। तो हम देखते हैं कि एकाकी है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर fx1 बराबर fx2 है। तो यहाँ पर fx बराबर है x की घात 3, fx1 हो जाएगा x1 की घात 3 बराबर fx2 हो जाएगा x2 की घात 3, फिर 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर घात विषम है, तो हम x1 बराबर x2 लिखेंगे। यहाँ पर घात विषम है, इसलिए हमने x1 बराबर x2 लिखा। यदि अगर यहाँ पर घात सम रहता तो हम x1 बराबर धन ऋण x2 लिखते, लेकिन यहाँ पर घात विषम है, इसलिए हम x1 बराबर x2 लिखेंगे। यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एकाकी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकाकी है। तो यहाँ पर तो हम देखते हैं कि आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि y बराबर fx है। तो यहाँ पर y बराबर fx है x की घात 3। तो यहाँ पर y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम घात 3 को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 1/3 बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा y की घात 1/3। तो यहाँ पर x का मान भी पूर्णांक संख्या के समुच्चय में से आएगा और y का मान भी पूर्णांक संख्या के समुच्चय में से आएगा। तो y की जगह में कोई पूर्णांक संख्या रखेंगे, जैसे 3। तो यहाँ पर इसका मान दशमलव में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x का मान दशमलव में आएगा, जो कि पूर्णांक संख्या के समुच्चय में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब है कि हम सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर ये आच्छादक नहीं है, तो हम उदाहरण लिखते हैं। तो जब y बराबर 5 होगा, जो z का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 5 की घात 1/3, जो कि z का अवयव नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ 5 एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तीसरा, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर कोष्टक x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f R से R में न तो एकाकी है और न आच्छादक है, जहाँ कोष्टक x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये न तो एकाकी है और न आच्छादक है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि जब हम इसमें x के हम कोई मान रखते हैं, तो यहाँ पर ये हमें x से कम या फिर उसके बराबर महत्तम पूर्णांक देता है। तो अगर हम इसमें कोई पूर्णांक संख्या रखते हैं, जैसे 2, यहाँ पर इसका मान आएगा 2। और अगर हम इसमें 1 रखते हैं जो कि पूर्णांक है, तो इसका मान भी क्या आएगा 1। लेकिन अगर हम इसमें दशमलव में कोई मान रखते हैं, जैसे 0.1, तो यहाँ पर ये हमें 0.1 से जस्ट छोटा वाला नंबर देगा। तो यहाँ पर 0.1 से जस्ट छोटा नंबर होता है 0। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 1.1 रखेंगे, तो यहाँ पर ये हमें 1.1 से जस्ट छोटा वाला नंबर देगा। तो यहाँ पर 1.1 से जस्ट छोटा नंबर होता है 1। वैसे ही अगर हम यहाँ पर 10.3 रखेंगे, तो यहाँ पर ये हमें 10.3 से जस्ट छोटा नंबर देगा, जो कि होगा 10। और अगर हम यहाँ पर ऋण 1.5 रखेंगे, तो यहाँ पर हमें ऋण 1.5 से जस्ट छोटा नंबर देगा, जो कि होगा ऋण 2।
क्योंकि अगर हम संख्या रेखा में देखें तो यहाँ पर यह 0, यह 1, यह 2, यह -1 और यह -2। तो यहाँ पर -1.5 यहाँ पर आएगा और इससे जस्ट छोटा नंबर है -2, इसलिए यहाँ पर इसका मान आया -2। तो अगर हम इसमें कोई पूर्णांक संख्या रखते हैं तो ये हमें वही देता है, और अगर हम इसमें कोई दशमलव वाला संख्या रखते हैं तो ये हमें उससे जस्ट छोटा नंबर देता है। तो अब हम सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर ये न तो एकेकी है और न आच्छादक है। तो यहाँ पर यह है समुच्चय R और ये भी है समुच्चय R, और यहाँ पर f(x) बराबर है कोष्टक x। तो अगर हम इसमें 0 रखेंगे तो उसका मान आएगा 0, अगर हम उसमें -1 रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा ऋण 1, और अगर हम 1 रखेंगे तो उसका मान आएगा 1। लेकिन अगर हम इसमें 1.5 रखेंगे तो यहाँ पर 1.5 से जस्ट छोटा नंबर होता है 1, इसलिए यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1। और अगर हम इसमें -1.5 रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा -2, और अगर हम इसमें -2 रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान भी आ जाएगा -2। तो एक ही होने के लिए एक ही मान के एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही मान के दो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एक ही नहीं है। और आच्छादक होने के लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, मतलब इसका भी प्रतिबिंब इसमें उपस्थित होना चाहिए, इसका भी इसमें उपस्थित होना चाहिए, 0 का भी उपस्थित होना चाहिए व 1 का भी इसमें प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। लेकिन जब हम इसमें कोई पूर्णांक संख्या रखते हैं तो उसका मान आता है पूर्णांक, और जब हम इसमें कोई दशमलव वाला संख्या रखते हैं तो हमें दशमलव से जस्ट छोटा नंबर देता है, जो भी एक पूर्णांक ही रहता है। तो यहाँ पर सह प्रांत में उपस्थित दशमलव वाले मानों का प्रतिबिंब तो हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा, जिसका मतलब है कि फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एकेकी, यहाँ x1 बराबर 1.1 और x2 बराबर 1, तो f(x1) हो जाएगा f यहाँ पर 1.1 10 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1.1 10 बराबर, तो यहाँ पर मान दशमलव में है तो ये हमें इससे जस्ट छोटा नंबर देगा जो कि होगा 1। इसी तरह से f(x2) तो यहाँ पर आ जाएगा f(1) बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1 10 बराबर में इसका मान आ जाएगा 1। यहाँ पर f(x1) का मान और f(x2) का मान बराबर आया है, लेकिन यहाँ पर x1 और x2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो f(x1) बराबर f(x2) है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है, अतः फलन एकेकी नहीं है। तो यहाँ पर ये फलन आच्छादक भी नहीं था, क्योंकि सह प्रांत में उपस्थित दशमलव वाले मानों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर कोष्टक x से सदैव पूर्णांक मान प्राप्त होगा। तो सह प्रांत के पूर्णांक मानों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन पूर्णांक के अलावा सह प्रांत के अन्य अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तब पर हमने सिद्ध कर दिया कि फलन न तो एकेकी है और न आच्छादक है। चौथा, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f R से R में न तो एकेकी है और न आच्छादक है, जहाँ mod x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा mod x बराबर ऋण x यदि x ऋण है। तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये न तो एकेकी है और न आच्छादक है। और यहाँ mod x बराबर ऋण x यदि x ऋण है, इसका मतलब है कि जब हम x की जगह में कोई ऋणात्मक मान रखते हैं, जैसे ऋण 1, तो यहाँ पर ऋण 1 का mod बराबर, यदि यहाँ पर mod x के अंदर x मान यदि ऋणात्मक है तो mod x बराबर ऋण x होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा ऋण और यहाँ पर x का मान है ऋण 1, तो यहाँ से बराबर ऋण और ऋण का गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यदि mod के अंदर x मान ऋणात्मक रहता है तो mod उस ऋणात्मक मान को धनात्मक बनाने के लिए एक और ऋण दे देता है, जिससे mod के अंदर के x का मान धनात्मक हो जाता है। और यदि mod x के अंदर x का मान यदि धनात्मक या फिर शून्य है तो mod x बराबर x ही होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये न तो एकेकी है और न आच्छादक है। तो यहाँ पर यह समुच्चय R और यह समुच्चय R, और यहाँ पर f(x) बराबर है mod x। तो जब हम इसमें x के जगह में शून्य रखेंगे तो इसका मान आएगा 0, और जब हम x के जगह में 1 रखेंगे तो इसका मान आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर 1 धनात्मक है। इसी तरह से जब हम x की जगह में 2 रखेंगे तो इसका मान आएगा 2, लेकिन अगर हम इसमें ऋण 1 रखेंगे तो उसका मान आएगा 1, और अगर हम ऋण 2 रखेंगे तो इसका मान आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक मान है और mod ऋणात्मक मान को धनात्मक मान बना देता है। तो यहाँ पर एक ही मान के हमें दो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि फलन एकेकी नहीं है और
सहप्रांत के जितने भी ऋणात्मक मान हैं उनके पूर्व प्रतिबिंब तो हमें प्राप्त ही नहीं हो रहे, जिसका मतलब है कि फलन आच्छादक भी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x1 बराबर ऋण 2 और x2 बराबर 2। तो यहाँ पर f(x1) बराबर, यहाँ पर f ऋण 2 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 का मॉड बराबर, मॉड ऋणात्मक मान को धनात्मक बना देता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2। इसी तरह से f(x2) बराबर, यहाँ पर आ जाएगा f(2) बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 2 का मॉड बराबर, यदि मॉड के अंदर कोई धनात्मक मान रहता है तो हमें वापस वही दे देता है, इसलिए यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पर f(x1) और f(x2) का मान बराबर आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2), लेकिन यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है, जिसका मतलब है कि फलन एकाकी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकाकी नहीं है। तो यहाँ पर फलन आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि सहप्रांत के जितने भी ऋणात्मक मान हैं उनके पूर्व प्रतिबिंब हमें प्रांत में प्राप्त ही नहीं हो रहे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर मॉड x से सदैव धनात्मक मान प्राप्त होगा, अतः सहप्रांत के ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि ये न तो एकाकी है और न आच्छादक है। पांचवा, सिद्ध कीजिए कि f R से R में f(x) बराबर, यदि x 0 से बड़ा है तो उसका मान होगा 1, यदि x 0 के बराबर है तो उसका मान होगा 0, यदि x 0 से छोटा है तो उसका मान होगा ऋण 1। तो प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकाकी है और न आच्छादक है, तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये न तो एकाकी है और न आच्छादक है। तो यहाँ पर यह है समुच्चय R और यह है समुच्चय R, और यहाँ पर यह है f। तो जब x का मान 0 होगा तो इसका मान आएगा 0, और जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो उसका मान आएगा 1। मतलब इन सभी के लिए यहाँ पर x का मान आएगा 1, और जब x का मान 0 से छोटा होगा तो उसका मान आएगा ऋण 1। मतलब इधर जितने भी संख्या हैं उन सभी के लिए x का मान आएगा ऋण 1। तो यहाँ पर ये फलन एकाकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मान के हमें कई सारे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन एकाकी नहीं है। और यहाँ पर ये फलन आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सहप्रांत के केवल ऋण 1, 0 और 1 के प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहे हैं, बाकी इन सभी के हमें प्रतिबिंब भी प्राप्त नहीं हो रहे, जिसका मतलब है कि यहाँ फलन आच्छादक भी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x1 बराबर 1 और x2 बराबर 2। तो f(x1) बराबर, यहाँ पर आ जाएगा f(1) बराबर, जब x का मान 0 से बड़ा रहता है तो उसका मान क्या होता है 1। तो यहाँ पर 1 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1। इसी तरह से f(x2), तो यहाँ पर f(x2) का मान है 2, तो बराबर, तो यहाँ पर 2 भी 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर इसका मान भी हो जाएगा 1। यहाँ पर f(x1) का मान और f(x2) का मान बराबर है, लेकिन यहाँ पर x1 और x2 बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है, लेकिन यहाँ पर x1 बराबर x2 नहीं है, जिसका मतलब है कि फलन एकाकी नहीं है। तो यहाँ पर ये फलन आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि प्रांत में केवल 1, 0 और ऋण 1 के ही प्रतिबिंब हैं, बाकी जितने भी संख्या हैं उनके प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, फलन f(x) के परिसर में केवल 3 अवयव 0, 1 और ऋण 1 है। इन तीनों अवयवों के अलावा सहप्रांत के किसी भी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि फलन न तो एकाकी है और न आच्छादक है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।